तो इसमें कुछ बात उभरती है कि लोकोक्ति सबसे पहला कि क्या है, किसे कहते हैं लोकोक्ति। दूसरी बात, इसका जन्म ही क्यों हुआ, भाई इसका स्टार्ट क्यों हुआ, ज़रूरत क्या थी लोकोक्ति की। और तीसरी बात, कहाँ अधिक लोकोक्तियाँ रहती हैं, ग्रामीण जीवन में या शहरी जीवन में, महानगर के जीवन में। तो क्या है, क्यों है और कहाँ। और चौथी बात, किस भाषा में। पांचवी बात, 21वीं सदी में ये स्टैंड कहाँ कर रहा है। आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हैं, उत्तर आधुनिक समाज में हैं। क्या लोकोक्ति अभी भी है, क्या इसका निर्माण अभी भी हो सकता है या होता है। और छठी बात, एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाता है। ये सब कुछ मूलभूत प्रश्न हैं कि लोकोक्ति क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, और कहाँ जन्म लेता है, किस लैंग्वेज में। आज 21वीं सदी में पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में इसका औचित्य क्या है, क्या अभी भी बन रहा है क्या, या अब समाप्त हो गया, अब लोकोक्तियाँ नहीं मिलेंगी, जो हो गई सो हो गई, है ना। और एग्ज़ाम में कहाँ से पूछे जाएंगे। सातवीं बात, इसकी शैली क्या है, स्टाइल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है। आठवीं बात, इसका इम्पैक्ट, प्रभाव, इसका प्रभाव। ये सब कुछ मूलभूत बातें हैं जिसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लगभग 100 लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, कैसे 800 शब्दों में लिखा जाए इसको, कैसे आसान होगा। तो सबसे पहले जान लें कि ये लोक जीवन में कहाँ पर है। ये लोकोक्ति लोक जीवन में कही गई या सुनी गई और स्वीकृत। लोकोक्तियाँ स्वीकृत भी हैं, एक्सेप्टेड भी हैं। लोक जीवन में कही गई, सुनी गई या स्वीकृत उक्ति यानी कथन यानी स्टेटमेंट। तो लोकोक्ति क्या है, लोक जीवन में कही गई, सुनी गई और स्वीकृत, एक्सेप्टेड जो उक्ति है, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। और निश्चित रूप से किस भाषा में, लोक भाषा में। लैंग्वेज क्या है, लोक भाषा में। तो आपसे कोई लोकोक्ति पूछे तो लोकोक्ति क्या है, लोक जीवन में कही गई, सुनी गई और स्वीकृत, लोक भाषा में कही गई जो उक्ति है, जो स्टेटमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। तो इसमें एक और शब्द है कि लोक का मतलब क्या है, लोक जीवन का क्या मतलब है। इसको समझते हैं तो समझ में आएगा कि आखिर कहाँ पे लोकोक्ति। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लोक जीवन का क्या मतलब, लोक समाज का क्या मतलब है बताइए। लोक समाज या लोक जीवन का क्या मतलब। लोक जीवन में कही गई उक्ति, इसका मतलब है कि लोक जीवन का मतलब कुछ विशेष मतलब है जो प्रकृति में है, जो लोक समस्या के साथ है, जिसमें संवाद है, आपस में परस्पर निर्भरता है, परस्पर निर्भरता है, एक संबंध है और अनुभव। ये सब चीज़ लोक जीवन में क्या क्या शामिल है, लोक समस्या शामिल है, नेचर शामिल है, प्रकृति शामिल है। और निश्चित रूप से ये ज़्यादा स्थितियाँ कहाँ है, ग्रामीण जीवन में।
जहाँ पर लोक रीति है, रीति रिवाज है, लोक रीति रिवाज है, लोग एक दूसरे पर निर्भर है, पर्व त्यौहार है, जिनके पास समय है और दीर्घकाल का अनुभव है, दीर्घकाल का औसत अनुभव है। दीर्घकाल का औसत अनुभव है। तो लोकोक्तियाँ तभी बनती हैं जब दीर्घकाल तक एक औसत अनुभव और उस औसत अनुभव का कुछ जीवन निष्कर्ष निकलता है। जैसे हम ये कहें, बिन घर नहीं, सुना होगा, घर भूत का डेरा। सुना होगा ये लोकोक्ति, बिनु घर नहीं, घर भूत का डेरा। अगर जिस घर में कोई घरनी नहीं है, स्त्री नहीं है, तो डेरा कैसा है? भूत का डेरा है। सुना होगा ये। अब ये कैसे, ये निर्मित कैसे हुआ होगा? निश्चित रूप से दीर्घकालिक औसत अनुभव से ये जीवन निष्कर्ष निकला होगा। 1-2 सालों का औसत अनुभव नहीं, एक लंबे जीवन निष्कर्ष से जब कोई सत्य उभरता है, ये हो सकता है कि ये पूर्ण सत्य न हो, यानी लोकोक्तियाँ सत्य भी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अर्ध सत्य हो। कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण सत्य हो। नहीं भाई, बिनु घरनी, अगर घरनी नहीं है तब भी हो सकता है कि घर बहुत व्यवस्थित हो, तो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अर्ध सत्य जरूर। यानी चूँकि ये औसत अनुभव निष्कर्ष है, तो औसत लोगों का, बहुतायत लोगों का ये निष्कर्ष है कि बिना घरनी के घर कैसा होता है? भूत का डेरा होता है। लेकिन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। हो सकता है भारत तो अर्धनारीश्वर का देश है, नहीं, पुरुष में स्त्री, स्त्री में पुरुष का गुण। प्रेमचंद कभी कहा करते थे कि भाई, पुरुष में यदि स्त्री का गुण आ जाए तो क्या हो जाते हैं? वो देवता हो जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति अर्धनारीश्वर में विश्वास करता है। इसलिए हम निबंध भी आपसे पूछा गया एक बार यूपीएससी में कि कला को विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान को कला की, है ना। तो ये एक अर्ध सत्य है। हो सकता है कि पूर्ण सत्य न हो, लेकिन औसत अनुभव निष्कर्ष है। और ये लोकोक्तियाँ अब नहीं बन सकती। अगर ये कहा जाए कि आज 21वीं सदी में, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, हम उत्तर आधुनिक समाज में जी, 90 के बाद, उदारीकरण के बाद का समाज क्या कहा जाता है? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। 1990s के दशक के बाद अब संबंध कम है, एक दूसरे से निर्भरता कम है, निर्भरता कम है, संवाद भी कम है, बातचीत भी कम है, तो एक अनुभव निष्कर्ष भी कम है। एकल अनुभव है। इस सोसाइटी में हम देखेंगे कि एकल अनुभव तो है, लेकिन औसत अनुभव कम है। औसत अनुभव पे क्वेश्चन मार्क। भाई, एक मृत्युंजय हैं तो इनके पास अनुभव है, अपना अनुभव है, लेकिन ये कहा जाए कि औसत अनुभव कम है, क्योंकि इनका संबंध और संवाद बहुत कम है, कम लोगों से है। अगर ये नौकरी करते हैं तो कैसे? भाई, घर में खाना बनाया, टिफ़िन लिया, मेट्रो से गए, ऑफिस में कुछ गुना भाग किया, फिर उधर से आ गए। तो इसका मतलब है कि जीवन का जो औसत अनुभव है, प्रकृति का जो औसत अनुभव है, समस्याओं का जो औसत अनुभव, इनके पास एकल अपना अनुभव है, लेकिन अपने अनुभव को साझा किससे करें? समस्याएं हैं। तो इसलिए 21वीं सदी में अब धीरे धीरे क्रमशः लोकोक्तियाँ क्या हो जाएंगी? कम होती जाएंगी। लोकोक्ति का निर्माण अब नहीं होगा। निर्माण पर क्वेश्चन मार्क लग गया। नगर और महानगर के जीवन में हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोक्ति को और चर्चा कर रहे हैं कि लोकोक्ति क्या है, क्यों है और किस भाषा में है और क्यों अब नहीं है। तो क्रमशः अब लोकोक्तियों का निर्माण क्या होगा? धीरे 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 कमतर होता जाएगा। और अब तक आपके एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा? तो बिहार से हैं आप, बिहार में ये सवाल पूछा जाएगा। बिहार की 3 मुख्य बोलियां हैं। कौन कौन?
एक तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ये 3 मुख्य बोलियां और कुछ मिश्रित, कई और भी बोलियां हैं। तो ये 4 विकल्प हैं परीक्षक के पास, 4 विकल्प है। और लोकोक्तियों में कितने सवाल पूछे जाएंगे? 4 हैं, 4 हैं, तो ये 4 रहेंगे, है ना। औसत रूप से एक मगही का रहेगा, एक मैथिली का रहेगा, एक भोजपुरी का रहेगा और एक मिश्रित रहेगा। तो आपके पास विकल्प है, लेकिन भाषा से यानी लोक भाषा में है। इसी तरह से लोकोक्तियाँ अलग अलग लोक भाषाओं में होंगी, राजस्थानी में, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी में होंगी, है ना। तो अलग अलग लोक भाषाओं में लोकोक्तियाँ होती हैं, अवधी, भोजपुरी, अलग अलग लोक भाषाओं में। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। लोक जीवन और जो नगर जीवन, लोक जीवन और नगर जीवन में मूलभूत अंतर क्या है? सबसे पहला जो अंतर है, लोक समस्या के स्तर पर। लोक समस्या यहाँ ज़्यादा रहती, नगर जीवन में थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। अगर भाषा के स्तर पर कहें तो ये लोक भाषा में वार्तालाप होता है, यहाँ पर बोली में होता है, लोक भाषा और लोक बोलियों में होता है आपस में संबंध। यहाँ पर थोड़ा मानकीकृत होगा, भाषा का मानकीकृत रूप होगा, या कुछ मिश्रित अंदाज होंगे। ये 2 विकल्प हो सकते हैं। नगर जीवन की भाषा क्या होगी? या तो स्टैंडर्ड होगी, मानक होगी, या फिर मिश्रित होगी। यहाँ पर लोक भाषा, और आप अपनी माँ से कैसे बात करते हैं? भाई कोई मगही का विद्यार्थी है तो मगही में बात कर रहा है, भोजपुरी विद्यार्थी है तो भोजपुरी में बात कर रहा है ना। लेकिन आप अपने दोस्तों के बीच यहाँ कैसे बात कर रहे हैं? या तो मिश्रित लैंग्वेज या मानकीकृत लैंग्वेज में बात कर रहा है। तीसरी बात, प्रकृति की नज़दीकी यहाँ होती है, यहाँ पर कम होगा। नेचर कम है नगर जीवन में, और लोक जीवन में नेचर की उपस्थिति अधिक है। पर्व त्योहार, रीति रिवाज यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, तुलनात्मक रूप से कम होगा। अब देखिए शादी वगैरह में कितने गीत गाए जाते हैं ग्रामीण जीवन में, शहरी जीवन में कम। ग्रामीण जीवन में होली का अलग रंग है, और मुखर्जी नगर में होली का केवल ऊपर से बच्चे बैलून फेंक देते हैं, बस हो गया होली। नहीं, इतने ही भर होली। पर्व त्योहार यहाँ पर अधिक है। समस्या का जो क्षेत्र है, यानी आप जमीन से जुड़ी हुई बातें, जमीनी स्तर की जो समस्या है यहाँ अधिक होती है। दूसरा, छठी बात, एक दूसरे से संबंधित लोग अधिक होते हैं, संबंधित अधिक होते, एक दूसरे पर निर्भर अधिक होते हैं, निर्भरता अधिक होती है, निर्भरता अधिक होती है। यहाँ पर निर्भरता कम होगी, यहाँ कम लोग निर्भर हैं। क्यों कम है? चूँकि अर्थ प्रधान है, पैसा है तो फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं, मुद्रा है आपके पास, मनी है आपके पास, तो किसी की आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो आवश्यकता है। याद कीजिए कि पहले एक गांव की लड़की, पूरे आप कह सकते हैं उनके साथ संपैथी सभी की रहती थी। कोई अतिथि आया, सुबह शाम तो गांव में खाना बनता है, लेकिन अगर दोपहर में किसी के घर के आंगन से धुआं उठता हो तो हो सकता है कि शाम तक लोग पूछने आ जाएं कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आए थे क्या। नहीं, तो गांव की स्थिति अलग है। इसलिए लोकोक्तियों का निर्माण कहाँ होगा? ग्रामीण जीवन में होगा, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे से निर्भरता एक दूसरे पर यहाँ पर अधिक है, यहाँ कम है। बातचीत भी समय उनके पास पर्याप्त है, तो यहाँ पर संवाद अधिक होगा, अधिक होगा, वहाँ पर कम होगा, नगर जीवन में कम होगा। तो जब ये सारी बातें होंगी तो एक औसत अनुभव, आप कह सकते हैं एक औसत अनुभव दिखाई देता है यहाँ, क्योंकि कई पीढ़ी के लोग सक्रिय रहते हैं, बच्चे से ले करके, यानी नर्सरी से जो जन्म लेता है लोग,
वृद्धावस्था तक 100 साल तक कोई व्यक्ति जिया तो सबको एक दूसरे से संबंध, सब एक दूसरे को जानते हैं, किसी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो पूरे जीवन अनुभव का जो सारांश है, जो अनुभव सारांश है, वो लोक जीवन में कम शब्दों में व्यक्त होता है, जिसको आप लोकोक्ति कहते हैं। यहाँ पर कोई अनुभव ही नहीं, सब अलग अलग कटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लोकोक्तियों का जन्म नहीं होता है या कम होता है। परस्पर जब तक संबंध और संवाद नहीं होंगे, दूसरे का अनुभव जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोकोक्तियों का जन्म नहीं होगा। तो अब तक जो लोकोक्तियाँ बन चुकी हैं मगही, मैथिली और आप भोजपुरी में, तो इसमें करीब करीब 500-600 लोकोक्तियों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो उसी में से कोई पूछा जाएगा, इसलिए नया क्वेश्चन कोई नहीं होगा। तो आपकी चुनौती क्या है? आपकी चुनौती है कि कम से कम 500 प्लस लोकोक्तियों का अर्थ जान लें और उसका संदर्भ जान लें। अगर 500 बहुत बड़ी मात्रा होती है ना, तो इसके अर्थ और संदर्भ जान लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब मिलेंगे कहाँ? तो मिलेंगे, देखिए, मैला आंचल एक उपन्यास है रेणु का, हाँ रेणु का उपन्यास है। इन्होंने 1954 में ये उपन्यास लिखा था, आंचलिक उपन्यास, आंचलिक भाषा में आंचलिक उपन्यास। बहुत लोकोक्तियाँ इसमें, लोकोक्तियाँ भरी पड़ी। तो कोई परीक्षक जो बीपीएससी में क्वेश्चन सेट करेगा तो कहाँ से सवाल देगा? यहाँ से देगा। मान लिया कि विद्यापति की रचनाएं मैथिली में है, पदावली इनकी रचना है। विद्यापति कब के हैं, क्या समय है? हाँ, कब लगभग इनका समय है 1368 से 1448, ये समय है विद्यापति का। पदावली इन्होंने लिखा, मैथिली में लिखा। इनकी रचनाओं में आपको शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया। आखिर लोकोक्तियों का चयन कहाँ से लोग करेंगे? देहाती दुनिया। भिखारी ठाकुर के नाटक, जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, गोदान प्रेमचंद का, प्रेमचंद की रचना है, बहुत भारी पड़ी। 300 से अधिक कहानियाँ लिख दी प्रेमचंद ने, गोदान लिखा, कई सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं। बहुत प्रचलित लोकोक्तियाँ आपके रामचरितमानस में भी हैं। अवधी भाषा की रचना है, लेकिन ये पॉपुलर है, बिहार में भी हर जगह पॉपुलर। रामचरितमानस की चौपाइयाँ हर जगह गाई जाती। और बहुत लोकोक्तियों का प्रयोग तुलसी ने भी किया रामचरितमानस में। यानी जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, जो पॉपुलर हैं, क्वेश्चन सेटर वहीं से लोकोक्तियों को क्या करेगा? क्वेश्चन के रूप में अपनाएगा। 2 साल एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम देखेंगे कि जो लोकोक्तियाँ ली गई हैं वो सब किसी न किसी साहित्यिक कृति से जो पॉपुलर रही, उसी में से ये पूछा गया है। यानी हमारा काम ये है कि कम से कम 100 लोकोक्तियों को डिटेल जानेंगे और लगभग 500 लोकोक्तियों को उसके अर्थ और संदर्भ के साथ जानेंगे।